गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज देखिए ऑब्जेक्टिव आप लोग को अभी हम बताने वाले हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट जो कि बोर्ड में पूछे जाएंगे, उसी सब ऑब्जेक्टिव का चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को ये समझना होगा कि एवरेज करंट कहते किसको हैं, आरएमएस करंट क्या होता है। ये सभी चीज़ के विषय में एसी डीसी में डिफरेंस सब पढ़ा चुके हैं पहले भी। और देखिए वो यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर साल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आप याद रखिएगा, आई एवरेज इन होल टाइम पीरियड। अगर आई एवरेज होल टाइम पीरियड की बात करेगा तो सिंपल याद रखिएगा, होल टाइम पीरियड में आई एवरेज का वैल्यू हमेशा जीरो। आई एवरेज इन होल टाइम पीरियड में कोई पूछेगा तो सिंपल याद रखिएगा क्या होता है, जीरो। फिर आई एवरेज इन हाफ टाइम पीरियड की बात करेगा बाबू तो सिंपल याद रखिएगा, हाफ टाइम पीरियड में आई एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है 2I नट बाय पाई। तो ये याद रखिएगा दोनों चीज, एवरेज करंट इन होल टाइम पीरियड और एवरेज करंट इन हाफ टाइम पीरियड में क्या क्या होता है। तो होल टाइम पीरियड की बात करेगा तो सिंपल याद रखिएगा जीरो होता है, और हाफ टाइम पीरियड की बात करेगा तो 2I नट बाय पाई होता है। कितना होता है, 2I नट बाय पाई। फिर आपसे कोई पूछेगा इसमें कि देखिए, अगर सिंपली क्वेश्चन आप लोग को ऐसे दे दिया जाए कि बताइए पिक वैल्यू, तो देखो सिंपल याद रखना है, आई टी बराबर आई नट साइन ओमेगा टी है। तो यहां पे जो साइन के गुणक में होते हैं इसी को हम पिक करंट की बात करेगा, पिक करंट। तो सिंपल याद रखिएगा कि साइन या कॉस के जो गुणक में होते हैं उसी को पिक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टी का वैल्यू मान लो आपके पास दे दिया है 5 साइन ओमेगा टी। तो इसमें पिक करंट की बात करेगा तो सिंपल याद रखिएगा, पिक करंट का सिंपल वैल्यू होता है 5। जब भी पिक वैल्यू ऑफ करंट की बात करेगा तो सिंपल याद रखिएगा, जैसे अगर मान लो आई टी बराबर तुम्हारे पास दे दिया जाए 4 प्लस 3 कॉस ओमेगा टी, तो इसमें पिक करंट। तो सिंपल याद रखिएगा कि जो या तो साइन के गुणक में होता है या कॉस के गुणक में होते हैं उसी को कौन सा करंट कहते हैं हम लोग, पिक वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ पे पिक वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू 3 एम्पियर हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 3 साइन ओमेगा टी दे दिया जाए प्लस 4 कॉस ओमेगा टी कह दिया जाए आपसे, तो इसमें अगर कोई पूछेगा आई पिक तो सिंपल याद रखिएगा, आई पिक का सीधा वैल्यू होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 9 प्लस 16 यानी अंडर रूट 25, और बाहर आ जाएगा 5 एम्पियर। तो सिंपल याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछेगा पिक वैल्यू तो सिंपली रट जाना है, या तो साइन के गुणक में या तो कॉस के जो गुणक में होते हैं उसी को कौन सा करंट कहते हैं हम लोग, पिक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक वैल्यू ऑफ करंट। तो सिंपली सेट हो गया होगा, या तो साइन का गुणक में हो या तो कॉस के गुणक में होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पिक वैल्यू ऑफ करंट, पिक वैल्यू ऑफ करंट, पिक वैल्यू ऑफ करंट। अगर दोनों रहेगा एक साथ साइन और कॉस, तो साइन के गुणक का रूट का स्क्वायर प्लस कॉस के गुणक के रूट का स्क्वायर का सम को ही हम लोग क्या कहते हैं, पिक वैल्यू ऑफ करंट। अब देखिए इसके बाद आई आरएमएस। तो आरएमएस चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, आरएमएस वर्ड जहां पे भी लिखा रहेगा तो पिक में कितना से डिवाइड कर देंगे, √2 से। तो आई आरएमएस करंट आरएमएस की बात करेगा, आरएमएस की बात करेगा तो सीधा याद रखिएगा पिक वैल्यू ऑफ करंट, पिक वैल्यू ऑफ करंट बाय √2, पिक वैल्यू ऑफ करंट बाय √2 के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, आई आरएमएस। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को, मेरे पास मान लीजिए आई टी का वैल्यू दे दिया जाए 4 प्लस
10 sin ओमेगा टी। तो IRMS अगर पूछेगा तो पिक वैल्यू 10 हो गया तो 10/√2 कर दीजिएगा, यही हो जाएगा किसका वैल्यू, RMS का वैल्यू। तो सिंपली सेट कर दीजिएगा। RMS जब भी निकालना होगा तो पिक वैल्यू में कितना से डिवाइड कर देते हैं, √2 से। पिक वैल्यू में कितना से, √2 से। पिक वैल्यू में कितना से, √2 से। पिक वैल्यू में कितना से, √2 से। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, RMS। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच का क्या फेज होता है, फेज डिफरेंस इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस की बात करेगा तो फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई के नाम से जानते हैं, और फाई भी में से फाई आई को घटाते हैं, और सिंपल याद रखिएगा दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम फेज में। प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना होता है, 0। लेकिन अगर आपको कहेगा फेज डिफरेंस in case of pure कैपेसिटर, तो प्योर कैपेसिटर के केस में सिंपल याद रखिएगा फेज डिफरेंस का वैल्यू -π/2 होता है, फाई भी -πi, और इसका सिंपल वैल्यू होता है बाबू -π/2। तो फेज डिफरेंस प्योर कैपेसिटर की बात करेंगे तो कितना होता है, -π/2। इसका मतलब है कि करंट जो है आगे होता है किससे, वोल्टेज से, प्योर कैपेसिटर के केस में। इसीलिए हम लोग मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये आपको करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज इधर हो जाएगा और इसके बीच का फेज एंगल निगेटिव में आएगा। फेज डिफरेंस in case of प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो डेल्टा फाई का वैल्यू सीधा होगा बाबू फाई भी -πi, और इसका सिंपल वैल्यू होगा π/2। इसका मतलब है कि प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट में से वोल्टेज ही आगे होता है किससे, करंट से। वोल्टेज ही आगे होता है किससे, करंट से। इसका मतलब वोल्टेज यहाँ हो जाएगा, करंट यहाँ हो जाएगा, और ये एंगल आपको π/2 देगा। तो सिंपली याद रखिएगा कि प्योर कैपेसिटर रहेगा तो वोल्टेज पीछे होता है π/2 से, और प्योर इंडक्टर रहेगा तो वोल्टेज आगे होता है कितना से, π/2 से। अब देखिए, इसमें आप लोग को समझना होगा पावर फैक्टर। तो याद रखिएगा, अगर यहां पे एक चीज और पूछे जाते हैं, देखो बाबू, हमने XL को कहते हैं या XC जो भी रहेगा, इसको कहते हैं रिएक्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, रिएक्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, और इसका वैल्यू होता है 1/ωc, और इसका यूनिट होता है यूनिट ऑफ रिएक्टेंस का यूनिट रट जाना बाबू, ओम होता है। क्या होता है, ओम। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस की बात करेंगे तो ओम। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर रहेगा तो इसका फार्मूला होता है ω/L। क्या होता है, ω/L। XC का वैल्यू 1/ωc, XC का वैल्यू 1/ωc, XC का वैल्यू 1/ωc, XC का वैल्यू 1/ωc। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ओम होता है, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ओम होता है, और एक्सेल का भी वैल्यू ω/L। अब देखिए, अगर इसमें कोई पूछेगा आपसे एवरेज पावर, तो देखो पावर एवरेज की बात करते हैं
तो एवरेज पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है बाबू IRMS VRMS इंटू cos फाई। सिंपल फॉर्मूला रट जाना पहले, IRMS VRMS इंटू cos फाई को क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज पावर। एवरेज पावर अक्रॉस द अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज पावर की जब भी बात करेगा आपसे तो सिंपल याद रखिएगा, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है IRMS VRMS इंटू cos फाई। IRMS VRMS इंटू cos फाई, IRMS VRMS इंटू cos फाई, IRMS VRMS इंटू cos फाई। और cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। cos फाई को क्या कहते हैं बाबू, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos फाई को क्या कहते हैं हम लोग, पावर फैक्टर। और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है R/Z। R/Z। R हो गया रेजिस्टेंस और Z हो गया इंपीडियंस। Z क्या हो गया, इंपीडियंस। Z क्या हो गया, इंपीडियंस। Z को हम लोग इंपीडियंस कहते हैं। इंपीडियंस, Z को क्या कहते हैं, इंपीडियंस। और यूनिट ऑफ Z भी याद रखना बाबू, ओम ही होता है। Z का भी यूनिट क्या होता है, ओम। Z का भी यूनिट क्या होता है, ओम। तो सिंपल याद रखिएगा, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है IRMS VRMS इंटू cos फाई। IRMS VRMS इंटू cos फाई। और पावर फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला होता है R/Z। Z को इंपीडियंस कहते हैं। Z को क्या कहते हैं, इंपीडियंस। और इंपीडियंस का भी यूनिट क्या होता है बाबू, ओम। अब देखिए, अगर प्योर कैपेसिटर रहेगा, प्योर कैपेसिटर रहेगा, कैपेसिटर, तो Z बराबर हो जाएगा R। सॉरी, प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्योर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो प्योर रेजिस्टेंस में Z का वैल्यू R के बराबर होगा। और cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, cos फाई का वैल्यू सीधा होगा R/R और कट के इतना 1। तो मैक्सिमम पावर फैक्टर किस केस में होता है, प्योर रेजिस्टेंस के केस में। मैक्सिमम पावर फैक्टर, मैक्सिमम पावर फैक्टर in case of pure resistance। प्योर रेजिस्टेंस के केस में रट जाना, पावर फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम होता है। और कितना होता है बाबू, 1। कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। पावर फैक्टर का कोई पूछ देगा आपसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है तो रट जाना 1 होता है। और किस केस में होता है, प्योर रेजिस्टेंस के केस में। किस केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में। किस केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, प्योर रेजिस्टेंस के केस में। अब देखिए, आप लोग को सिंपली याद रखना है, अगर हम लोग कंबाइन करते हैं बाबू, ये बहुत पूछता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा R/Z। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z। तो अगर आपसे पूछेगा कॉम्बिनेशन ऑफ RC सर्किट, अगर RC सर्किट रहेगा तो देखो, इसमें एक रेजिस्टेंस होते हैं और दूसरा कैपेसिटेंस होते हैं। एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस, इसको हम लोग AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये VT है। अगर इसमें कोई पूछेगा आपसे पावर फैक्टर तो सिंपल याद रखिएगा, Z का वैल्यू होता है बाबू RI प्लस XC इंटू J, माइनस होता है, -J लेते हैं। लेकिन Z का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा इस केस में R² प्लस XC का होल स्क्वायर। तो यानी R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर, 1/ωc का होल स्क्वायर। और पावर फैक्टर का सिंपल फार्मूला होगा किस केस में बाबू, RC के केस में R/Z। तो Z के बदले क्या लिखेंगे, R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर। अगर RC सर्किट रहेगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू, cos फाई का वैल्यू किससे छोटा होता है बाबू, 1 से। किससे, 1 से छोटा होगा। और पावर फैक्टर का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा R/√R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर।
आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। प्योर अगर रेजिस्टेंस रहता है या XLC सीरीज सर्किट रहता है तभी पावर फैक्टर का वैल्यू हम लोग 1 से बड़ा लेते हैं, सॉरी 1 लेते हैं, नहीं तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होता है। अगर इसी तरीका से RL सर्किट रहेगा, क्या रहेगा बाबू, RL सर्किट, तो इसमें याद रखिएगा आप लोग RL सर्किट में Z का वैल्यू होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। और पावर फैक्टर फाइव का वैल्यू सिंपल रट जाना, R बाय Z होता है, R बाय Z होता है, यानी R तो R रहेगा और Z का वैल्यू सीधा होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। RL सर्किट के केस में Z का वैल्यू सिंपल याद रखिएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, और पावर फैक्टर का वैल्यू ये हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा LRC सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, RCL सीरीज सर्किट में, सीरीज सर्किट, तो बाबू सीधा याद रखिएगा इसमें Z का वैल्यू होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसमें R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। और सीधा याद रखिएगा cos फाई का वैल्यू LRC सीरीज सर्किट के केस में R बाय Z होगा, R बाय Z होगा, और इसका सिंपल फार्मूला होगा R बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर, ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर, ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हो गया किसका वैल्यू बाबू, पावर फैक्टर का। किस केस में, आपको RLC सीरीज सर्किट के केस में, किस केस में, LRC सीरीज सर्किट के केस में, किस केस में, LRC सीरीज सर्किट के केस में पावर फैक्टर का ये वैल्यू निकल गया है। अब देखिए एक होता है वाटलेस करंट। अगर वाटलेस करंट की बात करेगा तो I sin फाई पूछ देता है बोर्ड में, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट, तो अगर वाटलेस करंट की सिंपल बात करेगा I sin फाई, क्या बाबू, I sin फाई को हम कौन सा करंट कहते हैं, वाटलेस करंट। अगर वाटलेस करंट की बात करेगा तो I sin फाई, वाटलेस करंट का क्या फार्मूला होता है बाबू, I sin फाई, वाटलेस करंट का फार्मूला I sin फाई, वाटलेस करंट का क्या फार्मूला होता है, I sin फाई, वाटलेस करंट का फार्मूला क्या होता है, I sin फाई, वाटलेस करंट का फार्मूला I sin फाई, वाटलेस करंट का फार्मूला I sin फाई, वाटलेस करंट का फार्मूला I sin फाई। उसके बाद आप लोग को एक क्वालिटी फैक्टर होता है Q फैक्टर, Q फैक्टर, Q फैक्टर देखिए इसका सिंपल फार्मूला होता है ओमेगा L बाय आर, ओमेगा L बाय आर। Q फैक्टर का वैल्यू ओमेगा L बाय आर, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ओमेगा L बाय आर, ओमेगा L बाय आर, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ओमेगा L बाय आर, Q 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 फैक्टर का वैल्यू ओमेगा L बाय आर। इसके बाद आप लोग सीधा रट जाएंगे इसमें कि अगर आपसे कोई पूछेगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर, तो याद रखिएगा बाबू ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे।
प्रिंसिपल होता है इसका म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद स्टेप अप की बात करेगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में रट जाना बाबू कि सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न यानी NS हमेशा बड़ा होगा NP से। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा प्राइमरी से बड़ा होता है, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा प्राइमरी से बड़ा होता है। और उसके बाद वोल्टेज सेकेंडरी का बड़ा होगा प्राइमरी से, वोल्टेज सेकेंडरी का बड़ा होता है प्राइमरी से, और के का भी वैल्यू 1 से बड़ा होता है। और करंट जो है वह सेकेंडरी का छोटा होता है, किससे बाबू? प्राइमरी से। किससे? प्राइमरी से। तो सिंपल याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स बड़ा होगा प्राइमरी से, सेकेंडरी का वोल्टेज बड़ा होगा प्राइमरी से, के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और करंट जो है वह प्राइमरी का ही बड़ा हो जाएगा, किससे? सेकेंडरी से। इसी तरीका से हम स्टेप डाउन की बात करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की जब बात करते हैं बाबू तो याद रखिएगा, इसमें प्राइमरी का ही नंबर ऑफ टर्न्स बड़ा होगा सेकेंडरी से, प्राइमरी का ही वोल्टेज बड़ा होगा, किससे? सेकेंडरी से, और के का वैल्यू लेस देन 1 होगा, लेकिन इसमें सेकेंडरी का करंट बड़ा होगा, किससे? प्राइमरी से। तो ये था स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात हम लोग कर रहे थे। स्टेप अप में याद रखिएगा कि सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बड़ा होता है प्राइमरी से, वोल्टेज सेकेंडरी का बड़ा होता है प्राइमरी से, के का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। उसके बाद आपको करंट जो है वह प्राइमरी का ज़्यादा होगा सेकेंडरी से। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, वोल्टेज भी प्राइमरी का ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, के का वैल्यू लेस देन 1 होगा, सेकेंडरी का करंट बड़ा होगा, किससे? प्राइमरी से। सेकेंडरी का करंट किससे बड़ा होगा? प्राइमरी से। ये क्लियर हो गया ट्रांसफॉर्मर में। इसके बाद अगर इसमें कोई पूछेगा कि एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी सिंपल याद रखिएगा, आउटपुट बाय इनपुट के रेशियो को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। आउटपुट बाय इनपुट के रेशियो को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। आउटपुट बाय इनपुट के रेशियो को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। अब इसके बाद है अल्टरनेटिंग जनरेटर। ये किस पे काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और सिंपल याद रखिएगा, इसमें ई नट का वैल्यू होता है बाबू मैक्सिमम ईएमएफ। अगर पूछेगा मैक्सिमम ईएमएफ की बात करेगा तो इसका सिंपल फार्मूला होता है एन ए ओमेगा इंटू आई, एन ए ओमेगा इंटू आई, एन बी ए ओमेगा। मैक्सिमम ईएमएफ की बात करेगा ई नट और NBA ओमेगा होता है। मैक्सिमम ईएमएफ की बात करेगा तो NBA ओमेगा होता है। मैक्सिमम ईएमएफ की बात करेगा तो क्या होगा बाबू? NBA ओमेगा। मैक्सिमम ईएमएफ की बात करेगा तो NBA ओमेगा रट जाना है, NBA ओमेगा। ये हो गया आपको मैक्सिमम ईएमएफ किसके केस में बाबू? AC जनरेटर के केस में। किसके केस में? AC जनरेटर के केस में। तो जितना आप लोग को रटाए हैं इतना याद रखिएगा। हमें नहीं लगता है कि अल्टरनेटिंग करंट का कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा आप लोग से। सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जितना हमने अभी बोले हैं इसको रट जाइएगा। फिर देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो रात में भी इसके आगे आप लोग को कुछ कंसेप्ट के विषय में समझाएंगे। एक एक टॉपिक